हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आई एम निशांत एंड आज हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें ये समझना है कि यूनियन का मतलब क्या है, इंडियन फेडरेशन एज अ होल क्या है, स्टेट्स के पास कितने राइट हैं एंड सेंटर के पास क्या राइट्स हैं टू डिमिनिश, ऑल्टर, टू ऐड। So, Article 1 talks about नेम एंड टेरिटरीज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। सो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट अ फेडरेशन। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 कहता है कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया विल कंप्राइज ऑफ territories of state, union territories mentioned in first schedule and such other territories as may be acquired. Right? So इसका एक बेसिक सा मतलब है कि यूनियन ऑफ इंडिया, अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन की बात करें तो इसका मतलब होता है सिर्फ स्टेट्स। हाउएवर जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये एक वाइडर कॉनोटेशन है। इसका मतलब होता है स्टेट्स प्लस यूटी। राइट। सो यूनियन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हम स्टेट्स को काउंट करते हैं, पर हम जब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये स्टेट एंड यूटी है प्लस एनी अदर विच मे बी अक्वायर्ड लेटर और गिवन टू सम अदर फॉरेन कंट्री। सो आर्टिकल 1 जो है वो बात करता है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ इंडिया एंड नॉट अ फेडरेशन। डॉक्टर अंबेडकर इस चीज़ पे कहते हैं कि इंडियन फेडरेशन इज़ अ यूनियन। स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा, क्यों? बिकॉज वी आर नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट लाइक इन केस ऑफ यूएस। हमारे यहाँ पे स्टेट्स को कोई राइट नहीं है कि वो हमसे सेपरेट हो जाएं, बिकॉज जब वो यूनियन बन जाते हैं तब उनके पास उतनी ही ऑटोनॉमी है जितनी एक कंट्री के अंदर स्पेसिफाइड पार्ट्स को दी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड जो स्टेट्स होते हैं वो एक इंटीग्रल यूनिट को क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनियन। इन सबको मिला के यूनियन ऑफ इंडिया बनता है। राइट। एक्विजिशन के ऊपर कि इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या है। सो एक्विजिशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन जो होता है वो होता है अ टेरिटरी इज सेड टू बी अक्वायर्ड व्हेन यूनियन ऑफ इंडिया अक्वायर्स सोवरेनिटी ओवर सच टेरिटरी। राइट। एंड इसके अंदर सिर्फ हमारे को 2 केस ही पढ़ने हैं, जिसका जो है बीरबाई यूनियन एंड मगन भाई ईश्वर भाई पटेल, जिसे आप मगन भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं। नाउ इस केस के अंदर एनक्लेव एक्सचेंजेस का केस है, ये एनक्लेव एक्सचेंज केस। एंड इसके अंदर ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि नो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड टू अक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी। ठीक है ना, बिकॉज दैट पावर इज ऑलरेडी इनहेरेंट इन आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी। इसके अंदर है, ऑलरेडी है, इसके अंदर ऑलरेडी पार्लियामेंट को एक्विजिशन की पावर होती है। एंड ये कहा था कि जो अक्वायर्ड टेरिटरी है एज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज मेरली स्टेट्स अ फैक्चुअल सिचुएशन एंड डज नॉट कन्फर अ पावर ऑन पार्लियामेंट टू अक्वायर फॉरेन टेरिटरी। राइट। इसका मतलब ये है कि हमारे को कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं टू अक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, स्पेशली इन केस ऑफ आर्टिकल 1। राइट। मोर इन केस ऑफ व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट। ठीक है ना, डिस्प्यूट ऑफ एनक्लेव एंड स्टफ के भाई ऑलरेडी उसका डिस्प्यूट चल रहा था एंड जो भी उसके अंदर लेना देना था वो ऑलरेडी हम इसके अंदर कर सकते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं। ना मगन भाई पटेल एक बहुत अच्छा केस है, इसका पूरी स्टोरी में जाने की आपको जरूरत नहीं। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अ सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है, ये कच्छ वाला ही है। ठीक है ना, कच्छ के जो एनक्लेव्स वगैरह की डिस्प्यूट बाउंड्री थी, कैन नॉट बी हेल्ड टू बी सीजन ऑफ टेरिटरी। ठीक है ना, अगर हम किसी बाउंड्री डिस्प्यूट की सेटलमेंट को करते हैं तो वो हम ये नहीं कह सकते हमने दे दिया उसको किसी को। राइट। तो हमारे लिए ये 2 केस बहुत हैं, जिसके अंदर हमें ये बताना है कि पावर इनहेरेंट है आर्टिकल 1 3 के अंदर
एंड सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री के केस के अंदर जो है हम ये नहीं मान सकते कि हमने टेरिटरी सीड कर दी, राइट। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 2 के ऊपर। आर्टिकल 2 जो है 2 पावर्स देता है। किसको देता है? ऑब्वियसली बात है, पार्लियामेंट को देता है। किस चीज़ की? एडमिट इनटू यूनियन अ न्यू स्टेट, पावर टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट। ठीक है, अभी इतना ही समझना है, ठीक है ना। और इस चीज़ के अंदर ये चीज़ है कि कौन सी न्यू स्टेट? विच वॉज नॉन, विच डिड नॉट एग्जिस्टेड, ठीक है ना, नॉन एग्जिस्टिंग, पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी बट अब एग्जिस्ट करेगी। तो पावर टू एस्टैब्लिश, जैसे तेलंगाना बना, कि हमारे पास टेरिटरी तो थी पर ऐसी कोई स्टेट नहीं थी, तो स्टेट को एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है ना। किस में? आंध्रा से निकाल कर ना। आरसी पुडियाल के केस के अंदर हमको क्या समझ में आता है कि आर्टिकल 2 का स्पेसिफिक जो केस डालोगे आप, वो ये डालोगे, आरसी पुडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट कंप्लीट डिस्क्रिशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट हैज ऑल द डिस्क्रिशन टू एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन टर्म्स एंड कंडीशन इट डीम्स फिट, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो वो किसी स्टेट के अंदर से किसी को अलग कर सकते हैं, या ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो टर्म्स एंड कंडीशन पार्लियामेंट डिसाइड करेगी एंड पूरी पावर है उनके पास। स्टेट में इसका एक्चुअल में से होता ही नहीं, ठीक है ना। एंड देयर इज nothing in the constitution which would entitle a new state after its formation or admission into the union to claim complete equality of status with a state existing at the commencement of the constitution, ठीक है ना। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। सो वो पर्टिकुलर स्टेट लाइक इक्वल राइट्स मांगे, और इसका बहुत अच्छा केस मैं बताऊँ ना तो वो होगा दिल्ली, एनसीटी दिल्ली वाला केस जो है, एनसीटी दिल्ली। क्या कि स्पेशल लेजिस्लेशन तो है बट किन चीज़ों के ऊपर लेजिस्लेशन नहीं कर सकती? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन जो है पार्लियामेंट ने ही सेट करी है कि आप इसके ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस ही तो हुई, टर्म्स एंड कंडीशंस जो सेट करी हैं पार्लियामेंट ने। अब यहाँ पर जो है दिल्ली गवर्नमेंट रोती है कि हमें ये पावर दो, हमें स्टेटहुड चाहिए, स्टफ लाइक दैट। अब स्टेटहुड क्यों मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज उन्हें लगता है, दिल्ली गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो इक्वल नहीं है एट पार, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एंड वो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, एट पार विद अदर स्टेट्स, ठीक है ना। अदर स्टेट्स के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है, उनके पास ज़्यादा लेजिस्लेशन पावर है, ठीक है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर ज़्यादा पावर है, एंड एलजी की यहाँ थोड़ी ज़्यादा चलती है, ठीक है ना। तो वो यही है कि स्टेटहुड का जो सीन है वो यहीं से क्रिएट होता है कि भाई कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है पार्लियामेंट की, वो टर्म्स एंड कंडीशन पर ही, टर्म्स एंड कंडीशन वही सेट करती है। सो आर्टिकल 3 पर आते हैं। आर्टिकल 3 किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज एरिया ऑफ अ स्टेट, डिमिनिश एरिया ऑफ अ स्टेट, ऑल्टर इट्स बाउंड्री, ऑल्टर इट्स नेम, ठीक है ना, ऑफ एनी स्टेट एंड यूटी एंड और यूटी, ठीक है ना, मे बाय लॉ। अब ये लॉ का ना इस पे इसके प्रोसीजर पर क्वेश्चन आया है कि भाई इसके लिए तो लॉ लगेगा, एंड किस तरीके का लॉ लगेगा? ऑब्वियसली बात है आर्टिकल 368 में लगेगा, ठीक है। सो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के बीच के अंदर हम एक डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। उसका मतलब क्या है कि भाई आर्टिकल 2 ये कहता है कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट विच आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन, ठीक है ना। ऐसा कोई स्टेट या यूटी एस्टैब्लिश करना जो यूनियन का पार्ट नहीं था, ठीक है। एंड फॉर्मेशन और चेंज इन एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 3 बात करता है एग्जिस्टिंग स्टेट की। एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर अगर किसी की फॉर्मेशन कर दी, ये तो बेस्ट एग्जांपल है तेलंगाना, एग्जिस्टिंग था उसके अंदर कर दिया, ठीक है। एंड अगर हमें बात करनी है तो हमारे को जो एनक्लेव मिले थे, बांग्लादेश एनक्लेव वाला जो सीन है उसमें हमारे को जो एनक्लेव मिले थे वो हमारे पार्ट ऑफ यूनियन नहीं थे, बट अब पार्ट ऑफ यूनियन है, तो एनक्लेव वाला केस यहाँ लगेगा। तो अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो दे सकते हो, वरना इतना भी बहुत है कि एडमिशन ऑफ कि आर्टिकल 2 बात करता है जो हमारा पार्ट नहीं थे
आर्टिकल 3 बात करता है जो एग्जिस्टेंस में थे, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने ऊपर भी बताई थी, ठीक है ना। ये देखो नॉन एग्जिस्टिंग आर्टिकल 2, और ये आ गया आर्टिकल 2 नॉन एग्जिस्टिंग, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, एक ही बार आया है, पर हमारा पढ़ने का काम है तो हम पढ़ेंगे, राइट। सो आइदर हाउस, किसी भी हाउस के अंदर बिल को प्रेजेंट किया जा सकता है ओनली ऑन प्रेसिडेंशियल प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है। सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से किसी भी हाउस के अंदर बिल को जो है ना लाया जा सकता है। देन उस बिल को प्रेसिडेंट रेफर करता है टू कंसर्न स्टेट, ठीक है ना। आफ्टर स्टेट्स हैज़ लाइक जिस भी हाउस ने उसको रेफर किया है उसके बाद उसको प्रेसिडेंट रेफर करता है कंसर्न स्टेट को कि भाई आप में एडिशन होगी, सब्सट्रैक्शन होगी, या जो भी कुछ होगा। अब सबसे बढ़िया चीज़ देखने को क्या है कि ये एक लाइक सीरियसली एक ना हॉलो चीज़ है, एक मोर लाइक अ लॉलीपॉप, कि हम आपको बोल तो रहे हैं बट आपके पास कोई पावर नहीं है। अब टाइम लिमिट में भी दिया है कि भाई इतनी इतनी टाइम लिमिट में आपको देना है, एंड आपको बताना है कि आपको बस ओपिनियन देना है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या है, क्या पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कि वो ओपिनियन माने या ना माने, ठीक है ना। इट इज़ नॉट बाउंड, ठीक है ना, इवन इफ सबमिटेड विद इन टाइम। भाई अब मानो या ना मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट को जो करना है वो करेगा, तो इसलिए इसको हॉलो कैंडी कहते हैं या लॉलीपॉप कह दो। आतिश माथुर सर के हिसाब से तो हॉलो कैंडी होगा ठीक है। सो उसके बाद वो बिल वापस आएगा, एंड उसके बाद जो है ना आर्टिकल 3C क्या बात करता है कि डील्स विद डिमिन्यूशन ऑफ एरिया ऑफ एनी स्टेट, ठीक है ना, कि कोई भी तरीके की सब्सट्रैक्शन हो रही है, ठीक है ना, टेक अवे और ऐड, नो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, ठीक है ना। ये वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बताया गया था क्या कि देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ continuing existence of a state that existed at the commencement of the constitution or came into existence later। अब चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर थे या बाद में जुड़े, आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है कि आपकी एग्जिस्टेंस रहेगी कि नहीं। वो स्टेट पूरा का पूरा ख़त्म भी हो सकता है, पूरा का पूरा जो है ना एक नया बनाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट के डिस्कशन पर, राइट। हाउएवर बेरवर यूनियन के अंदर ये कहा गया था इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग के पावर टू डिमिनिश एरिया ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं, वो एंटाइटल नहीं करता पार्लियामेंट को टू सीड इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट, ठीक है ना। वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर ना डिमिनिश कर कर सीड नहीं कर सकता, ठीक है ना, दे नहीं सकता, फॉरेन स्टेट को नहीं दे सकता। सो एन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 इज रिक्वायर्ड, जिसके अंदर जो है स्टेट को रेफर भी किया जाता है उस रिकमेंडेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट, इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है ना। अब ये आर्टिकल 368 के अंदर क्यों होता है, टू मॉडिफाई द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है ना। उसके बाद टू सीड इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन, ठीक है ना। आर्टिकल 368 के अंदर जो है ना हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है पर्टिकुलरली फर्स्ट शेड्यूल के अंदर सीड इंडियन टेरिटरी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पर आते हैं। सो बेसिक से क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर वुड यू सजेस्ट। 2007 का है, 2007 के बाद अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, 1983 में पूछा था लास्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर अंडर एन अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग फॉरेन कंट्री अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इंडियन टेरिटरी comprised ऑफ स्टेट वाई हैज़ टू बी सीड टू अबव फॉरेन नेबरिंग कंट्री, ठीक है ना। तो इसका प्रोसीजर आपको पता है 368 का, प्लस अगर तो बाउंड्री डिस्प्यूट ही था तो किसी लेजिस्लेशन की भी जरूरत नहीं, तो आपको ही दोनों चीज़ें बतानी है, ठीक है ना। तो एनक्लेव वाला केस लगेगा, बेरुबार यूनियन वाला केस लगेगा। नाउ
उस टाइम पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते थे कि पार्लियामेंट्री बिल, अब अगर बिल गया है तो ऑब्वियसली बात है 68 का क्या होगा, प्रोवाइडिंग फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्टन स्टेट, इंटर आलिया प्रोवाइडिंग provided or the division of state B 3 units for the annexation of one of the unit to the neighboring state C, ठीक है ना. The bill had been referred to the state legislature concerned article 3 के अंदर constitution with the view that has been received. Meanwhile the bill was substantially amended by the parliament. The bill was passed by the parliament, provided for the formation of one composite unit to be known as the state P. The amended bill was however not referred to the concerned state legislature for expression of their view. In view, writ petition has been filed in the state high court contending that the bill was enacted was ultra vires. So, recommendation ना एक पार्ट है जो कि करना तो था ही, अब उसके बाद मानो या ना मानो की बात है, तो यहाँ होगा, ठीक है ना. इवन दो वहाँ पर ना इन्होंने भेजा ही नहीं, रेफरेंस ही नहीं करी, रेफ़र ही नहीं करा स्टेट को, तो रेफ़र करना चाहिए था. एंड इस चीज़ को आप बताओगे कि भाई रेफ़र नहीं किया, राइट, रेफ़र नहीं किया, एंड दोबारा बिल आएगा, रेफ़र किया जाएगा, उसके बाद मानो या ना मानो, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं था इसके अंदर. ये बेसिक आर्टिकल 1 to 4 का था एंड यहीं ख़त्म होता है. इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी. इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क आ सकता है, ठीक है ना, जिसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एंड अपना आर्टिकल 12 या 13 से स्टार्ट करते हैं. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.